हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे FST 20 पेपर नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1। इन क्वेश्चन 1 आपसे पूछा है पैकिंग इफिशियंसी ऑफ या पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज। तो डायमंड के क्रिस्टल को समझना पड़ेगा, जो लैटिस है डायमंड का कि किस तरीके से होता है, ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। बिकॉज पेपर 1 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग के सामने था कि किस तरीके से नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका लैटिस फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब क्या इसमें देखते हैं कि जो डायमंड का लैटिस है वो ऑलमोस्ट FCC जैसे ही लैटिस लिए रहता है। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, एवरी कॉर्नर पे एक एटम जाएगा, कार्बन एटम। एट एवरी कॉर्नर कार्बन एटम चला जाएगा। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि एक फेस पे एंटर कर जाएगा, एवरी फेस पे एक चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये फ्रंट फेस का हो गया, ये वाला इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ एक बैक फेस के लिए, यहाँ के लिए, और एक फेस यहाँ पे एवरी फेस पे एक एटम आ जाएगा, कार्बन एटम। उसके अलावा क्या देखते हैं कि ईच टेट्राहेड्रल बॉइड पे आप क्या देखोगे कि एक एटम इसके साथ प्रेजेंट है। मान लो कि ये टेट्राहेड्रल बॉइड है, तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल बॉइड ईच कॉर्नर से 1/4 टाइम्स डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे कार्बन के केस, डायमंड के केस में क्या देखते हैं कि जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड है ना, वहां पे जो है कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड पे जैसे कि इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस अगर मैं कंसीडर करूंगा तो 1/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा। इस कॉर्नर से 1/4 अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे एटम एक प्रेजेंट होगा। तो अल्टरनेट मतलब एक तरीके से मैं बोलूं हाफ टेट्राहेड्रल जो बॉइड है वो ऑक्यूपाई किया जाएगा जो है कार्बन से। सभी के सभी टेट्राहेड्रल बॉइड नहीं होंगे। टोटल टेट्राहेड्रल बॉइड अगर आप काउंट करोगे तो 8 होंगे। आउट ऑफ 8 4 विल बी ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन। अब देखो इस केस में पहले हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है पर यूनिट से। नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट से, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो इस कॉर्नर से अगर देखा जाए, इस कॉर्नर पे कार्बन एटम प्रेजेंट है और इस कॉर्नर का जो हम लोग का इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 1/8। तो यहां से 1 एटम ओवरऑल पर यूनिट सेल कंसीडर किया गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो फेस से कंसीडर किया जाएगा, फेस से कितने आएंगे, तो फेस के केस में देखो आप फ्रॉम फेस सेंटर या फेस ऐसे लिख दो, यहां पे कितने आएंगे, तो देखो 6 फेसेज हैं जिसका कंट्रीब्यूशन हर फेस के लिए जो है कंट्रीब्यूशन हाफ जाएगा, तो यहां से 3 एटम आ जाएगा। अब उसके अलावा मैं क्या बोल रहा हूं कि जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड है वहां पे जो है आपका कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। जैसे इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो ये x डिस्टेंस इधर होगा। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड मींस XA इस साइड में होगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे किसी एक पोजीशन पे हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड है तो यहाँ पे किसी एक पोजीशन पे ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉइड। तो टोटल जो टेट्राहेड्रल बॉइड्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ टेट्राहेड्रल बॉइड ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं, तो फ्रॉम टेट्राहेड्रल बॉइड कितने आ जाएंगे टोटल एटम 4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ये हुआ फ्रॉम कॉर्नर, ठीक है, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम फेस, फ्रॉम टेट्राहेड्रल बॉइड, टोटल ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा। अब उसके अलावा हम लोग को पता करना है, बेसिकली हम लोग को वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम को के लिए हम लोग को यूनिट सेल के वॉल्यूम के लिए इसको रेडियाई के टर्म में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा कितने के बराबर, ये होगा √3a/4, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल बॉइड कितने डिस्टेंस पे है, इस सेंटर से जो टेट्राहेड्रल बॉइड क्रिएट होगा वो 1/4 होगा। तो टोटल डिस्टेंस ये हुआ डायगोनल √3a का। अब √3a पे अगर कंसीडर किया जाए उसके 1/4 पे आपका टेट्राहेड्रल बॉइड प्रेजेंट होगा। तो √3a/4 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लो आप, 2r के बराबर हो जाएगा। 2r के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि जो a की वैल्यू होगी, मतलब यूनिट सेल का जो लेंथ होगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 8r/√3। इसका यूज करने जा रहे हैं कैसे, तो आपको जो है पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ कार्बन एटम है कितने प्रेजेंट है, टोटल 8 है। तो 8 × 4/3 πr³। एक का मैं मान लेता हूं कि जो वॉल्यूम होगा एक कार्बन एटम के लिए 4/3 πr³ होगा, और डिवाइड बाई a³। तो a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8r/√3³। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है बिल्कुल। क्या हो जाएगा, r³ कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पे आपका √3 है, तो एक तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चला आया तो √3 आ गया। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप, तो जो है ये 64 बच जाएगा, एक 8 कैंसिल हो जाएगा, 4/64 वो आ जाएगा आपका 16। तो यहाँ पे √3/16 पाई, ये आंसर हो जाएगा। कोई है ऑप्शन? बिल्कुल, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या बोला है, विच लीनियर combination of atomic orbital of two oxygen atom does not produce the given shape molecular orbital if internuclear axis is x। जैसे एज्यूम किया जाए कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x है, तो बोला गया कि जो ऑर्बिटल आपका बन के आना चाहिए ये इस तरीके का नहीं बन के आना चाहिए, नॉट दिया है, डज नॉट प्रोड्यूस दिस ऑर्बिटल। तो अब देखते हैं, ओवरलैपिंग करा के देखते हैं। जैसे इन्होंने s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कराया, ये आपका हो गया 2s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, इनके बीच में वेव फंक्शन ऐड हुए। वेव फंक्शन ऐड होने के बाद जो आपका ऑर्बिटल यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन फॉर्म करके आ जाएगा। वैसे ही बात करें, दूसरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है 2px का, ठीक है, 2px ऑप्शन भी देखिए आप, तो 2px का 2px के साथ में, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वेव फंक्शन को इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो ऐड किया है तो ऐड करके दिखा दो, पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, इनको ऐड करने से जो वेव फंक्शन फॉर्म करके आएगा ये कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन कुछ ऐसे बन के आएगा, निगेटिव निगेटिव लाइक दिस। ये दोनों इससे नहीं मैच कर रहे, ठीक है, तो ए भी तो आंसर हो सकता है क्योंकि हम लोग को चाहिए कि जो मैच ना करे। नेक्स्ट देख लीजिए आप, जो आपका ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल, तो पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे, क्या किया इन्होंने, इसको ऐड किया हुआ है, तो ऐड किया हुआ है तो आप पॉजिटिव दिखा दो, यहाँ निगेटिव दिखा दो, इनका जो रिजल्टेंट आएगा कंस्ट्रक्टिव वेव फंक्शन आएगा ये आपको दिख जाएगा पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, ऐसे ही तो दिखेगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब उसके अलावा इन्होंने जेड ऑर्बिटल को मेंशन किया, लेकिन क्या बोला है कि वेव फंक्शन आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर, तो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, कौन से केस में, जब हम लोग पीजेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, जस्ट मैं अभी अगर दिखाना चाहो तो आप जेड को उस एक्सिस पे दिखा सकते हो, इस एक्सिस पे भी दिखा सकते हो, जस्ट एज्यूम कर लो इस यहाँ पे है, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे ऐसे, तो यहाँ से जो ऑर्बिटल जनरेट होगा कुछ इस तरीके से जनरेट होगा लाइक दिस, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लाइक दिस। ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, एक यही मैच कर रहा है इस वाले ऑर्बिटल के साथ में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ में। तो सी के अलावा हम लोग को कंसीडर करना है कि डज नॉट प्रोड्यूस द गिवन, तो यहाँ पे आपका आंसर सिंपली चला जाएगा क्या, ए एक्सेप्ट सी, वी कैन गो विथ ऑप्शन ए बी डी, दिस विल बी करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मेंशन किया है कि जो बोरॉन हम लोग का बोरिक एसिड होता है उसमें जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है बोरिक एसिड का किस तरीके से बॉन्डिंग है। हम लोग को पता है कि ये वेल नोन क्वेश्चन रहता है बोरिक एसिड से रिलेटेड कि जो स्ट्रक्चर होता है बोरिक एसिड का एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग फॉर्म करता है। जैसे यहाँ केस ऐसे देख लो OH, यहाँ पे कुछ ऐसे केस देख लो OH और यहाँ पे OH लाइक दिस। ये क्या कर सकता है, इस ऑक्सीजन के साथ में जो बोरॉन के साथ ऑक्सीजन होगा इसके साथ ये अटैच कर जाएगा, इस तरीके से इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक रिंग का फॉर्मेशन ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे फॉर्म कर सकता है इस तरीके से रिंग। तो आप देखो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट जाएगा, ऑब्वियसली सी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और यही रीजन होता है, हम लोग बात करते हैं जब बोरिक एसिड का, कि यही रीजन होता है कि ये जो कंपाउंड है बोरिक एसिड ये प्रोटिक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है, रादर ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। बिकॉज इस हाइड्रोजन को जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है इसको आप इजीली सोल्यूशन के अंदर नहीं जनरेट कर सकते, ये मॉलिक्यूल नहीं जनरेट करेगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इसलिए इसका बिहेवियर देखने को क्या मिलता है कि इट एक्ट एज अ लेविस एसिड एंड नॉट एज अ प्रोटिक एसिड। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काली मेटल टुवर्ड्स द वाटर। पहला स्टेटमेंट ये प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड, बी प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन। दोनों सिंपल सा केस है कि अगर कोई भी आप एल्काली मेटल लोगे तो एल्काली मेटल को अगर वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके आएगा अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगा। क्लियर बात है, मेटल हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है कि लिथियम हैज द मोस्ट निगेटिव डेल जी नॉट वैल्यू, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल। अगर देखो आप लिथियम जो कि अगर कंसीडर किया जाए लिथियम प्लस आयन ये सबसे स्मॉलर
कैटायन अमॉन्ग दैट पीरियड, ठीक है, अमॉन्ग दैट ग्रुप स्मॉलर कैटायन। इसकी वजह से जो इसका हाइड्रेशन एनर्जी होगी बहुत हाई होगी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, और इसकी वजह से जो डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी होगी बहुत हाई होगी फॉर द केस ऑफ लिथियम। लिथियम का सबसे हाईएस्ट होगा, मोस्ट निगेटिव होगा डेल जी नॉट विल। देन डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ लिथियम इज मोर विग्रस देन दैट ऑफ सोडियम। ये तो गलत है, लिथियम सबसे लीस्ट विग्रस होता है। जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जाता है कुछ ऐसे जाता है, सीजियम, फिर आपका जो है ये पोटेशियम हो गया, लिथियम पोटेशियम, यहाँ पे आपका हो गया रूबिडियम, ठीक है। तो यहाँ पे इधर जाओगे तो रिएक्टिविटी इसकी बढ़ेगी, रिएक्टिविटी इस साइड में बढ़ती जाती है, और जो मोस्ट विग्रस होता है वो सीजियम होता है, हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स वाटर, और जो है आप देख सकते हो कि मतलब एनर्जी इजीली रिलीज करता है। इसमें देख सकते हो बहुत ज्यादा विग्रस होगा। एक बार वो वीडियो भी देखते चलो जिसमें कि एल्काली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके का जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एल्काली मेटल विथ वाटर। एक बार उसको विजुअलाइज करते जाओ। तो यहाँ पे हम लोग बस ऑप्शन मेंशन कर देते हैं, विच ऑप्शन आर करेक्ट, दैट इज ए बी सी आर करेक्ट, बिकॉज जो है अगर डी ऑप्शन देखो तो डी इज इनकरेक्ट। सोडियम ज्यादा विग्रस होगा लिथियम के रिस्पेक्ट में। सोडियम अगर जो है सोडियम ग्रेनुअल्स ऐड किया जाए वाटर में तो आपको जो है देखने को मिलेगा फायर भी पकड़ सकता है कुछ इंस्टेंट। लिथियम में ऐसा केस नहीं होगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ते जाती है, जो है विग्रस जो रिएक्शन होते जाता है डाउन द ग्रुप जैसे जैसे रिएक्शन नीचे जाता है, ठीक है। तो ए बी सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या मेंशन किया है, उन्होंने लिया हुआ है बेंजाइल एल्कोहल और इसको चाह रहे कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज, ये कंपाउंड आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड, ठीक है। द एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर, कौन सा यहाँ पे रिएजेंट यूज किया जा सकता है। तो ध्यान है यहाँ पे देखो ऐसे रिएक्शंस दिए हुए हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड के सबसे लास्ट में आते हैं। कौन कौन से रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन हो गया, नोवेंजल रिएक्शंस हो गया, रिफॉर्मेस्की रिएक्शंस हो गया। ये रिएक्शंस जस्ट एक बार आप देख लो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। एल्डोल कंडेंसेशन जैसे ही रिएक्शन होगा, थोड़ा सा यहाँ पे रिएजेंट अलग अलग हो सकता है, बट वहां पे भी देखते चलो। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन जो है आधी अधूरी पढ़ के जा रहे हैं और पता चला क्वेश्चन पर्किन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो जो भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि सभी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट रखते हैं, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रखते हैं और कहीं से भी मॉडिफाइड करके क्वेश्चन एडवांस से पूछ देता है। मेंस में ऐसा केस नहीं होता, मेंस में ऐसा नहीं होगा। एडवांस में आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्वेश्चन रख देगा। मान लो एक ऑप्शन रख दिया जिसमें कि रिफॉर्मेस्की रिएक्शन या नोवेंजल रिएक्शन ऐसे इन्वॉल्व कर दिया, फिर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना फिर आपके लिए। तो इस तरीके से देखना है। लोग जो है रीमेंटिमन रिएक्शन तो पढ़ाते थे तो पता चलता था कि एक साल जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रीमेंटिमन रिएक्शन भी आ गया जेई एडवांस में, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रीमेंटिमन भी पढ़ाना शुरू कर दिए। तो वो तो आप कितनी तैयारी रखते हो वो आप पे डिपेंड करता है, वो फैकल्टी कितना आपको तैयार करता है वो आप उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। जरूरी नहीं है कि अब हर कॉन्सेप्ट जो है चीज़ों को सीखा जाए, बट हाँ जो नीडेड है, जो आपके लिए जरूरी है वो कॉन्सेप्ट सिखाया गया। ऐसा नहीं है कि नोट्स में जो भी बताया गया वो उसका कोई मीनिंग नहीं है, सबका मीनिंग है, आपको देखने को मिलेगा। जो भी रिएक्शन बताया गया और जिस इंपॉर्टेंस के साथ बताएगा वही जेईई एडवांस में उतना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें पहला कंसीडर करते हैं, इसमें पीसीसी दिया हुआ है। तो पीसीसी का रोल क्या होगा। पीसीसी हम लोग को पता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दैट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सिलेक्टिवली क्या करेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये फॉर्म करेगा यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड। दिस इज गोइंग टू फॉर्म बेंजाल्डिहाइड। क्लियर है, मैं बस प्रोडक्ट बताते चलता हूँ। फिर इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है एलाइड के साथ। अभी रिसेंटली इस पे क्वेश्चन आए थे, अब जिन्होंने देखा है वीडियो तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एलाइड के साथ रिएक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। एक बार जाकर उसको देखो आप, ठीक है। क्योंकि प्रोफेसर क्या करते हैं, थोड़े से जो है उनका भी जो है इसमें रहता है उत्साह कि ऐसे क्वेश्चंस रखा जाए जिसपे उनका रिसर्च चल रहा है, और ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब ऐसे रिएक्शंस हैं जो इंटरेस्टिंग है। अभी जो है जेईई कैंपस में इनका अच्छा खासा बोल वाला है और ऐसे रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो जस्ट एक बार क्विक ब्रशअप करते जाओ उन रिएक्शंस को। यहाँ पे होता क्या है, ये वाला जो आपका ग्रुप है ना, ये निकल आता है फॉस्फाइन के फॉर्म में। यहाँ पे बेसिकली जो साइड प्रोडक्ट निकल के आता है ऐसे कुछ निकल के आएगा। एक बार उस मैकेनिज्म को भी आप देख लेना कि किस तरीके से सिन एडिशन होगा, सिस ट्रांस दोनों बनने की पॉसिबिलिटीज होती है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सभी चीजें वहां पे मेंशन किया गया होगा। तो यहाँ पे देख लो आप CH डबल बॉन्ड, ये क्या मैं कर रहा हूँ, इस पूरे ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ हटा दिया तो ये बन गया CH C डबल बॉन्ड OET। क्लियर है बात इतनी।
अब इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaOH के साथ में, रिएक्शन के अंदर NaOH एक्वस NaOH लिया हुआ है जो इसको हाइड्रोलिसिस करने का काम करेगा। और जब हाइड्रोलिसिस करेगा तो इसमें थोड़ा हीट देना पड़ेगा ताकि ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाए इजिली। तो CH डबल बॉन्ड CH यहाँ से ये आपको क्या दे देगा, ये एसिड तो नहीं देगा, यहाँ पे ये सॉल्ट दे देगा। अब इस सॉल्ट को हटाने के लिए क्या किया जाएगा, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस कर दे, तो ये हमारा प्यारा सिनेमिक एसिड फॉर्म कर दिया जाएगा। इसका यूजेस देखना, सिनेमिक एसिड कहाँ यूज किया जाता है, अच्छा खासा इसका स्मेल होता है और शायद स्वीट वगैरह में ऐड करने का काम किया जाता है। सिनेमाल्डिहाइड आपने सुना होगा, वैसे ही सिनेमिक एसिड भी है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमिक, क्या बोलते हैं, सिनेमिक एसिड। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन है फर्स्ट केस में। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट केस कंसीडर करना, CrO3S2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसको ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड तक ये नहीं रोकेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड में। ठीक है, उसके बाद अगर आप रिएक्शन कराना चाह रहे हो तो डिफिकल्ट है। इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने का ट्राई किया है। इन्होंने क्या किया है, इसने रिएजेंट जो यूज किया हुआ है वो पर्किंग रिएक्शन का रिएजेंट है, जो पर्किंग रिएक्शन में यूज होता है, लेकिन जो हम लोग का यहाँ पे रिएक्टेंट होना चाहिए ये तो PaCH होगा, तब तो ये रिएक्शन होगा। अब इसको इसके साथ अगर ट्रीट करते हो, ध्यान रहे ये इसके साथ रिएक्शन में नहीं जाएगा। ये अगर आप लेते हो बेंजाल्डिहाइड जो ऊपर हम लोगों ने लिया है, तो ये भी आपको सेम प्रोडक्ट देगा, सिनेमिक एसिड ही फॉर्म करके देगा। ठीक है, एक बार इसके मैकेनिज्म को भी देख लेना कि ये भी आपको सिनेमिक एसिड ही फॉर्म करके देगा, जो कि हम लोग बोलते हैं पर्किंग रिएक्शन। एक बार आप देख लेना पर्किंग रिएक्शन क्या है। ठीक है, बट यहाँ पे बी नहीं हो सकता है, सेकेंड ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारा ए और बी ऑप्शन की बात कर ले तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बन गया है बेंजोइक एसिड जो कि इसके साथ रिएक्शन में नहीं जाएगा। सी की बात कर ले, MnO2 जो कि बेंजाइलिक, ठीक है, बेंजाइलिक या एल्लाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, इस बेंजाल्डिहाइड में। उसके बाद इन्होंने ट्रीट किया हुआ है, ध्यान में रखना, कि इसको हीट भी दिया जाता है फाइनली, जो है अगर कराना होगा तो, यहाँ पे कराया नहीं है। यहाँ पे सेकेंड स्टेज में जो ट्रीट किया हुआ है CH डबल बॉन्ड OH इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। ठीक है, ये शायद थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि ये रिएक्शन है क्या बेसिकली। तो ये पेरिडीन के प्रेजेंस में या पिपरिडीन के प्रेजेंस में कोई भी ले लो, एक वीक बेस चाहिए होगा इस रिएक्शन को कराने के लिए। यहाँ पे एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, और फिर इसका नेम में आप तब तक सोचो कि इसका नेम क्या होगा इस रिएक्शन का, ये बन के आता है COH। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आता है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर इसको हीट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है, हीट किया जाएगा तो ये कहलाता है नोवेंजल कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं नोवेंजल कंडेंसेशन, जो कि बेसिकली मेलोनिक एस्टर के साथ कराया जा सकता है। यहाँ पे मेलोनिक एसिड ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेम ही रहेगा। और यहाँ पे जब हीट किया गया रहता है, यहाँ ध्यान रहे हीट किया रहता, तब मुझे क्या मिल गया रहता, यहाँ पे आपको मिल गया रहता सिनेमिक एसिड मिल गया रहता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हीट किया ही नहीं है, हीट किया ही नहीं है, तो अब ये सा केस बनता है कि यहाँ पे भी हम लोग को ये वाला प्रोडक्ट नहीं देखने को मिलेगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि पहले वाले में हीट मेंशन किया है कि हीट दिया हुआ है NaOH के साथ जब ट्रीट किया जाए, यहाँ से इसके बाद रिएक्शन नहीं होगा। डी की बात कर ले तो डी के केस में क्या देखने को मिला है, PCC है, PCC जो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, वंस अगेन सेम हम लोग की कहानी जाएगी, यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करके बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सभी पर्किंग रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं नोवेंजल, एक बार स्पेलिंग आप चेक कर लेना, रिएक्शन। ठीक है, ये तीन रिएक्शन बहुत वेल फेमस है। और उसके अलावा पर्किंग रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछ चुका है, और जो है अभी ऐसा केस है कि IIT दिल्ली ने ही पूछा हुआ है, तो मैं वो बोलूंगा कि आप ये वाले जो रिएक्शंस होंगे ना, एक बार इस पे अच्छे से मेहनत कर लेना, नोवेंजल रिएक्शन। और एक और मैं ये डी ऑप्शन में बता रहा हूँ, ये क्या रिएक्शन है, तो ये इन्होंने ट्रीट किया हुआ है अल्फा ब्रोमोडाइस्टर, अल्फा ब्रोमोइस्टर है। तो अल्फा ब्रोमोइस्टर जिंक के साथ जो रिएक्ट करता है, तो ये कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, Zn ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म करता है, ये ध्यान में रखना, C डबल बॉन्ड O और C, सब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शंस। अब यहाँ पे पता है कि जब ऑर्गेनोमेटालिक बनता है तो निगेटिव चार्ज आएगा, जो इस कार्बोनिल पे जाके अटैक कर देगा, और फर्दर ये वाला जो ग्रुप है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो वहाँ पे ये केस देखते हैं। फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ इस तरीके से देखोगे, CH हाइड्रोलिसिस किया है, हाँ हाइड्रोलिसिस इन्होंने किया हुआ है। एक बार प्रोडक्ट आप देख लो कि फाइनली ये बन के क्या दे रहा है। तो यहाँ पे CH2
वो भी O माइनस जाएगा तो H में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C Me, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर दिया गया तो अब ये सा केस है कि ये वाला जो Me ग्रुप है यहाँ से हट जाएगा, पूरा का पूरा एसिड ग्रुप में यहाँ COH आ जाएगा। अब इसके बाद जब ये हीट दिया रहता ना, जो कि नहीं दिया हुआ है, हीट दिया रहता तो यहाँ पे ये H और OH यहाँ से एलिमिनेट हो जाता और ये भी आपको सिनेमिक एसिड दे देता, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन, रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन, ठीक है। ये तीन रिएक्शन वेल फेमस रिएक्शन है, पर्किन, नोवेंजल और रीफॉर्मेस्ट की। ध्यान रहे आपका पर्किन रिएक्शन पे पूछा जा चुका है, IIT दिल्ली ने पूछा है, किसी ईयर में पूछा है, आप एक बार देख लेना, बट उससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हीट नहीं दिया, इस वजह से इसका मामला फंस जा रहा है। तो फर्स्ट जो आंसर है वही एक मुझे दिख रहा है, जिसमें कि सिनेमिक एसिड फॉर्म कर रहा है और यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होकर सिनेमिक एसिड फॉर्म कर रहा है। तो क्लियरली फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें क्या मेंशन है कि लेड जो है रिड्यूस कर देता है नाइट्रेट को NO में या NO2 पे, डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन HNO3 का क्या लिया गया है इन द सोल्यूशन, एज्यूमिंग दैट Pb2 plus 0.1 मोलर एंड partial pressure of NO and partial pressure of NO2 is 10⁻³ bar. Using the given data, following data इन्होंने मेंशन किया है, at what concentration of HNO3 thermodynamically tendency for reduction of nitrate into NO and NO2 by lead is same. किस पॉइंट पे ये सेम हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो E वैल्यू है किसके लिए, कि नाइट्रेट से जो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है NO में, और नाइट्रेट से जो कन्वर्ट हो रहा है इसमें NO2 में, इन दोनों को आप सेम करो तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तभी ये पॉसिबल है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद अगर थोड़ा सा वेरिएशन किया जाए तो उसमें चेंजेस आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू NO एंड NO2 बाय द सेम हो जाए, टेंडेंसी सेम हो जाए कि नाइट्रेट NO में भी जा सकता है और नाइट्रेट NO2 में भी जा सकता है। कब, जब इनका दोनों का गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल हो जाए या E वैल्यू सेम हो जाए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा इस रिएक्शन को आप समझ लेना कि Pb2 प्लस, ठीक है, या Pb मेटल है ना, इसको नाइट्रेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, जब नाइट्रेट के साथ में, तो ये अगर कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, दो रिएक्शन हम लोग बोल रहे हैं, एक तो लेड नाइट्रेट फॉर्म कर सकता है, तो लेड ऑक्सीडाइज हो गया और इसको रिड्यूस कर देगा, तो रिड्यूस करके NO फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है, NO फॉर्म कर दे तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना चेंज हुआ इसमें, आप देखो कितना जो है N फैक्टर होगा इसके लिए, नाइट्रेट से NO में गया तो यहाँ पे ये +5 में है और यहाँ पे +2 है, तो इसके लिए जो N फैक्टर होगा इस केस के लिए 3 हो जाए। अच्छा, थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए, इसको बैलेंस कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लो नाइट्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 3 के लिए हम लोग को यहाँ पे 3 मेंशन करना पड़ेगा, 3 यहाँ से आ गया 3 और 2 नाइट्रेट यहाँ पे, तो 5NO3 माइनस हो, ठीक है। ये कुछ हम लोग का बैलेंस रिएक्शन दिख सकता है इस तरीके से। हाइड्रोजन वगैरह होगा, H2O फॉर्म करेगा, उसको हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं अभी। नाइट्रेट जो कि एक और पॉसिबिलिटीज है कि अगर कंसेंट्रेशन डिफरेंट रहे तो ये NO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4 और यहाँ पे +5, एक का चेंज है, लेकिन देखो 2 नाइट्रेट यहाँ पे यूज किए हुए हैं तो ओवरऑल यहाँ पे 3 नाइट्रेट आयन चाहिए होगा। इसके लिए अगर N फैक्टर की बात करें, N फैक्टर इसके लिए 1 होगा, N फैक्टर इसके लिए 3। क्लियर सी बात है। अब एक्सप्रेशन आप लिख लो, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों के केस को आप इक्वेट कर दो। कैसे इक्वेट करोगे, तो देखो आप यहाँ पे अगर मैं इक्वेट करूं कि नाइट्रेट से NO में कन्वर्ट होने के लिए जो E0 वैल्यू है ये है 0.96, ठीक है। उसके अलावा 0.06 जो कि इन्होंने 2.303 RT/F की वैल्यू दिया हुआ है, और इसको डिवाइड करेंगे N फैक्टर से जो इसके लिए 3, लॉग ऑफ नाइट्रेट से NO गया हुआ है, तो NO का पार्शियल प्रेशर जो कि मेंशन किया गया 10⁻³ एंड कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट जिसको हम लोग लिख सकते हैं C5। यही तो मुझे चाहिए, वैसा कंसंट्रेशन जिस पे दोनों का E वैल्यू सेम हो जाए। अच्छा, दूसरा केस क्या है, तो हमारा है नाइट्रेट से NO2 में कन्वर्ट करने वाला, दैट इज 0.79, 0.06। इसके लिए जो N फैक्टर है ये 1 है, लॉग ऑफ 10⁻³ यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेट पे कितना जाएगा C⁴। समझ में आ रहा है C⁴ क्यों होगा, 5 फैक्टर था ना, इसके लिए फैक्टर था। ये N फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इसके लिए आप C की वैल्यू सॉल्व करो, ठीक है। इस कैलकुलेशन में मैं नहीं जाना चाहूंगा, इस C की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻0.625 मोलर, जो कि आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट।
ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे पूछा हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि व्हेन लेड रिएक्ट विथ नाइट्रेट, जो कि ऊपर मेंशन किया है, कंसंट्रेशन ऑब्टेन इन एबव क्वेश्चन गिव टू ऑक्साइड नाइट्रोजन विथ बोथ आर कूल्ड एट -30 डिग्री सेल्सियस। तो NO और NO2, तो यही तो पता चल रहा है कि ये दोनों ऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं जब HNO3 का रिएक्शन कराया जा रहा है लेड के साथ में। इसको जब आप कूल करोगे लो टेम्परेचर पे, ये आपस में डाइमराइज हो जाएंगे और ये फॉर्म कर लेंगे N2O3। अब बोला गया है कि N2O3 किसका एनहाइड्राइड है, मुझे ये बताना है किसका एनहाइड्राइड होगा, कैसे समझा जाएगा। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके देख लो, H2O, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड कर लो, तो ये बना लेगा आपका 2 मोल्स ऑफ HNO2। ये है HNO2 का जो है एनहाइड्राइड। तो नाइट्रस एसिड का ये एनहाइड्राइड है। कोई है ऑप्शन? हाँ, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, तो यहां पे क्या बोला है कि इन्होंने केएसवी वैल्यू दिया है मेंशन फॉर MAS, डिफरेंट केएसवी वैल्यू दिया हुआ है, MBS दिया हुआ है और MCS दिया हुआ है। उसके अलावा केएसपी वैल्यू दिया है मेंशन फॉर MaCl2। ठीक है, लेकिन MbCl2 और McCl2 के बारे में केएसवी नहीं, वो डिजॉल्व हो जा रहे हैं वाटर में, इसीलिए उसको मेंशन नहीं किया हुआ है। अब देखिए, अब क्वेश्चन 8 में क्या मेंशन किया हुआ है कि ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायन इफ ओरिजिनल सोल्यूशन कंटेन Ma+2 भी है, Mb+2 भी है और Mc+2 आयंस भी है, तीनों आयंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप समझना क्या क्या करेक्ट है। ओनली Ma+2 इज प्रेसिपिटेटेड बाय फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट। फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट HCl होता है। ठीक है, तो अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट किया, जैसे मैं Ma2+ ही ले रहा हूँ, तो यहाँ पे रिएक्ट करके ये फॉर्म कर लेगा MCl2, M2Cl2 ऐसे लिखा जा सकता है, ये फॉर्म कर लेगा M2Cl2। तो यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है कि इस केस में चलिए MCl2 की बोला गया कि ओनली Ma+2 इज प्रेसिपिटेटेड बाय फर्स्ट ग्रुप रिएजेंट। सही है, क्योंकि अदर जो है MbCl2 और McCl2, ये क्या दिया हुआ है? MbCl2 और McCl2 दे आर सोल्यूबल इन द वाटर, फ्रीली सोल्यूबल इन द वाटर है। तो अब ऐसे कैसे कि प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करने वाला है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है तभी तो हम लोग पता कर पाते हैं कि रिस्पेक्टिव कैटायन प्रेजेंट होगा। इस केस में तो प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं करेगा, बी और सी में, तो करेक्ट है। सेकेंड में क्या बोला है? इफ ओनली वन कैटायन इज नॉट प्रेसिपिटेटेड व्हेन ओरिजिनल सोल्यूशन रिएक्टेड विथ सेकेंड ग्रुप रिएजेंट। सेकेंड ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? H2S प्लस HCl। HCl कॉमन आयन के लिए रखा जाता है ताकि उतना सल्फाइड आयन न जनरेट करे सच दैट कि ग्रुप 4 के भी कैटायन एज अ सल्फाइड के फॉर्म में आ जाए। ऐसा मतलब वहां पे बेसिक रखा जाता है। 2 रिएजेंट होते हैं, एक में हम लोग H2S प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जब आप ग्रुप 4 की बात करते हो। ग्रुप 2 के अंदर HCl रखा जाता है ताकि सल्फाइड ज्यादा से ज्यादा ना हो, ताकि सेकेंड जो पीरियड के सेकेंड जो ग्रुप के हैं, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं, वो जो है प्रेसिपिटेट हो जाए, फोर्थ वाले ना हो। फोर्थ के लिए हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड का डिमांड ज्यादा होता है, यहाँ पे सल्फाइड का डिमांड लेस होता है, लेस सल्फाइड डिमांड होता है, इसलिए HCl को यूज किया गया। तो इफ ओनली वन कैटायन इज नॉट प्रेसिपिटेटेड व्हेन ओरिजिनल सोल्यूशन डायरेक्टली रिएक्ट विद द सेकेंड ग्रुप रिएजेंट, दैट मस्ट बी Mb+2। ठीक है, सिंपल सा केस है। अगर देखो आप तो MAS को जो है 10⁻³ के रेंज में दिया हुआ है, 10⁻15 के रेंज में दिया हुआ है और 10⁻47 के रेंज में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आगे का वैल्यू नहीं लिख रहा हूं। तो देखो प्रेसिपिटेट कब होना शुरू होता है? जब जो K वैल्यू है वो KSP से आगे हो जाती है, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा हो जाए। अब देखो बोला गया कि एक ऐसा कैटायन है जो कि प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, तो अब ये कैसे? जिसका लिस्ट KSP वैल्यू होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सबसे पहले ये प्रेसिपिटेट होगा, देन MAS प्रेसिपिटेट होगा, सबसे लिस्ट सबसे बाद में ये जाएगा। तो बोला गया कि 1 प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है, तो अगर 1 नहीं प्रेसिपिटेट हो रहा है तो इन तीनों में से कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं होगा? अब ये कैसे? MBS में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, मतलब अगर दोनों, मतलब उसके लिए आपको और ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, तब जाके प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। जस्ट एज्यूम कर सकते हो कि ये सेकेंड ग्रुप वाले हैं जो कि प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं और वो फोर्थ ग्रुप कैटायन का केस आएगा। थर्ड देख लेते हैं। आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट ग्रुप कैटायन Mc+2 इज सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप कैटायन जो कि हमारा क्या था? Ma+2 था, क्योंकि क्लोराइड के फॉर्म में आ जा रहा था, उसको अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे हमारा बचता है Mb+2 सोल्यूशन के अंदर और Mc+2। ठीक है, Mc+2 क्या बोला है? आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट ग्रुप कैटायन Mc+2 इज सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड
फ्रॉम द रिमेनिंग। अब ऐसे कैसे, इसका जो है लेस केएसवी वैल्यू है 10⁻47 है और यहाँ पे आपका 10⁻15 है, तो सिलेक्टिवली यही प्रेसिपिटेट हो जाएगा सल्फाइड के फॉर्म में। तो थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, तो ओवरऑल आंसर विल बी ए इन दिस केस। नेक्स्ट, a solution contain cyanide of B complexes both in the 0.5 molar concentration and 0.1 mol liter free cyanide ions. Which metal ion is precipitated in the form of sulfide by introducing the S2? सिंपल सा केस है भाई, जिसका सबसे लेस केएसवी वैल्यू होगा वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। MCS पहले प्रेसिपिटेट होगा, फॉलो करेगा MBS और सबसे लास्ट फॉलो करेगा MAS और लास्ट में MBS जाएगा। तो क्या मेंशन किया है ऑप्शन में, पहला ऑप्शन बोथ MBS एंड MCS जो है आपका साइमल्टेनियसली प्रेसिपिटेट होगा, गलत है ये। MBS फर्स्ट एंड देन MCS, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में दिया है MCS फर्स्ट एंड देन MBS, जो कि करेक्ट है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इन्होंने वेरियस रिएक्शन दे रखे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, SN2 रिएक्शन हो गया और एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, ये सभी रिएक्शन आपके सामने मेंशन हुआ है, ठीक है। 5 रिएक्शन इन्होंने मेंशन किया है, उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट मेंशन किया। देखो आप, रिएक्शन फर्स्ट जो कि हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है, इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ऐसा केस है कि क्या होता है कि हम लोग कार्बोनिल ग्रुप लेते हैं और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है पहले कि यहाँ से आपका डिहाइड्रेशन, मतलब पहले एडिशन अकर होगा, ऐसे कुछ होगा कि आपका अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ फॉर्म करेगा और ये जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा अनदर कार्बोनिल ग्रुप पे, इस तरीके से, और उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है तो डिहाइड्रेशन अकर होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन के केस में आपको डिहाइड्रेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगा। बी के केस में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन 2 इज रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन 2 जो कि कैनिजारो रिएक्शन, तो अब ऐसा केस है कि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है, तो अब ये केस है कि दैट इज गोइंग टू बी अ रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पैरेलली हो रहा है, दैट विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। सी में केस में क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ 5 जो कि हम लोग का एसाइलेशन या एसिटाइलेशन है, उससे बोला है कि 84 ग्राम मास इंक्रीजेस इन द प्रोडक्ट। जो ग्राम प्रोडक्ट में वेट इंक्रीज होगा वो इंक्रीज होगा कितने का, वो इंक्रीज होगा आपका 84 ग्राम का। कैसे देखा जाए, तो हम लोग यहाँ पे करा क्या रहे हैं, हम लोग एसाइलेशन करा रहे हैं, ठीक है। एसाइलेशन करा रहे हैं 2 पॉइंट पे, 2 जगह पे, इसमें एक जगह N एसाइलेशन हुआ है और एक जगह पे O एसाइलेशन हुआ है। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना मास हुआ है, ये 3 जो है, एक तो पहले से ही रिएक्टेड था, 2 जाके रिएक्ट किए हुए हैं। तो आप देख सकते हो इसका वेट अगर निकाला जाए तो 15 + 12 + 16 यही होगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये देख लो आप, तो 27 + 16, 27 + 16 ये हो जाएगा आपका 13, 43, यानी कि 43 एक का हो गया और 2 जगह एसाइलेशन हुआ है तो वो हो जाएगा आपका 86। अब देखो यहाँ से आपने 2 हाइड्रोजन भी तो रिमूव किया होगा, जो आपने एसाइलेशन कराया हुआ है, 2 हाइड्रोजन रिमूव किया होगा, उसका मास हटा, तो दैट इज गोइंग टू बी 84 ग्राम मास इंक्रीजेज इन प्रोडक्ट। ठीक है, सही है, सी भी करेक्ट है। डी दिया ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा इस केस में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो प्रोडक्ट थर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। यहाँ पे जो थर्ड प्रोडक्ट दिया हुआ है उसका रिएक्शन हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे आपका C- है, यहाँ पे O-, ठीक है। ये सोडियम मैं नहीं दिखाने जा रहा, सोडियम प्लस आयन सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इसको पहले इन्होंने रिएक्ट किया इथाइल आयोडाइड के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक इन द नेचर होगा, इन दोनों में ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, इसके साथ जाकर रिएक्ट कर जाएगा और ये आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसे दे देगा, लाइक दिस, ठीक है, C इथाइल और यहाँ पे O-। उसके बाद इन्होंने ट्रीट किया हुआ है इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ में, MEI के साथ में। अब जाके ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा OMe, ठीक है, C। क्लियर है बात। उसके बाद इन्होंने ट्रीट किया हुआ है इसको जो है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, आपको पता है कि यहाँ पे ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट दे देगा इस तरीके से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है इस तरीके से प्रेजेंट विथ OMe और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट देगा, सॉरी। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे इथाइल, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया हुआ है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। अब ये ट्रांस प्रोडक्ट लिया गया, एडिशन एंटी हो रहा है तो मेसो बनना चाहिए, तो जब सिमेट्रिकल रहेगा तब मेसो बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा प्रोडक्ट इस केस में करेक्ट है,
ठीक है, यानी कि जो एडिशन होगा इसके अलावा एंटी एडिशन होगा, बस ये मुझे बोलना है, एंटी एडिशन होगा इस वाले केस में। तो देखो इसमें हम लोग का या तो मिथाइल बी और डी में से कोई देखो, एंटी एडिशन है तो दोनों तो सेम साइड में होंगे नहीं, अब ये से कैसे दोनों अपोजिट साइड में होंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा इस केस में कुछ इस तरीके से देखने में, अगर एक ब्रोमीन एबव द प्लेन है तो एक ब्रोमीन जो है बिलो द प्लेन होगा, लाइक दिस ब्रोमीन। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, वी कैन गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सामने आपके। तो यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स मैच को सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, तो एक बार आप देख लो मैट्रिक्स मैच में क्या दिया है, पीएच ऑफ 0.1 मोलर, फटाफट इसको करते हैं, पी 0.1 मोलर aqueous solution ऑफ BOH सोल्यूशन, जिसका केवी वैल्यू इन्होंने मेंशन किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁹, ठीक है, बहुत लेस वैल्यू है। तो यहाँ पे केस क्या है कि आप देखो OH माइनस का कंसेंट्रेशन डायरेक्ट हम लोग जाते हैं, क्या लिखा जा सकता है, Kb इंटू सी, √Kb इंटू सी, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻10, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁵। अब यहाँ पे POH आप निकालोगे तो 5 आएगा, pH क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 9, ठीक है, 9 है क्या, हाँ, P के केस में आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। देन Q की बात कर लेते हैं, Q में क्या दिया हुआ है कि फॉर रिएक्शन A aqueous प्रोडक्ट जो है मेंशन 0.18 मोलर है, ठीक है, T इज इक्वल टू 10 मिनट, देन नेक्स्ट 30 मिनट पे इसको मेजर किया गया, तो जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया हाफ से, ठीक है, 20 मिनट का गैप लगा, 20 मिनट के गैप के बाद नेक्स्ट जो आप 40 मिनट कंसीडर कर रहे हो, 40 मिनट के बाद इसका जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हुआ, 0.2 मोलर, T इक्वल टू 70 मिनट में, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट 40 मिनट में इसका अदर कंसंट्रेशन हाफ हुआ। बोला गया कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो अगर मान लो ये 0 ऑर्डर आता तो फिर तो इस पे डिपेंड ही नहीं करता कंसंट्रेशन कितना है, लेकिन क्या आ रहा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो अब इस केस है कि ये भी 20 मिनट ही लेता, अनदर 20 मिनट लेता, इसको डिक्रीज, तो एक ही ऑप्शन मिलता है कि हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए जाएं। एक बार सेकेंड ऑर्डर के लिए आप चेक कर सकते हो, बट ये हम लोग को सेकेंड ऑर्डर ही दिखेगा, और यहाँ पे हम लोग का इस केस में आंसर हो जाएगा इसके क्यू के लिए 1। आर की बात कर लेते हैं, तो आर में क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो देख लो आप हेक्सागोनल पैकिंग कैसे करते हो, तो एक सेंटर पे इस तरीके से होता है, इसको टच करते हुए 6 एटम होंगे, लाइक दिस, इसको ऐसे टच करते हुए 6 एटम होंगे, तो अब ऐसे कैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कितने नियरेस्ट एटम है इन 2 डायमेंशन में, तो टोटल हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो आर के केस में हो जाएगा 2। अच्छा, नेक्स्ट दिया है 4 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, जो एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 79, गिव 3.24 ग्राम सिल्वर रेजिड्यू ऑन द स्ट्रॉन्ग एसिड, द बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो ये मान लो आप, तो 4 ग्राम, ये 4 ग्राम टोटल वेट है, यहाँ से आपने क्या किया है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ठीक है, तो 4 ग्राम है। अब इसमें अगर आप कंसीडर करो 79 तो ऑर्गेनिक एसिड के हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड से N हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं सिल्वर, ठीक है, ये सिल्वर का वेट ऐड कर दिया, क्या किया मैंने 79 से हाइड्रोजन जितने थे उनको, उनका वेट माइनस कर दिया और इसमें जो है इसका ऐड कर दिया, ठीक है, इसका Ag का, तो नंबर ऑफ मोल्स ये आ जाएंगे, इसको अगर आप N से मल्टीप्लाई कर दोगे तो Ag के मोल्स आ जाएंगे। अब करना क्या होगा आपको, Ag का मोल्स निकालना है, कैसे निकालोगे, तो 3.24 ग्राम सिल्वर रेजिड्यू आ रहा है, निकाल दो 108, इसको सॉल्व कर लो, N की वैल्यू आ जाएगी, तो N की वैल्यू अगर सॉल्व करते हो तो ये आपको देगा, आप कैलकुलेट करना इसको, N की वैल्यू के लिए कितना वैल्यू ये आपको देगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो यहीं से पता चल जा रहा है 412 है किसी में 412, हाँ, इसके केस में 3 आ रहा है, जो हमारा यस है 3 आ रहा है, यानी कि 3 हो जाएगा, N की वैल्यू 3, तो 412 यहीं से पता चल जा रहा है, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, तो 412 अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 13 मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो गैलेना इज हीटेड इन द रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन द फर्नेस। क्या होता है गैलेना, पहले देख लेते हैं, पीवीएस के साथ रिएक्ट करेगा, पीवीएस रिएक्ट करेगा O2 के साथ में, ये फॉर्म कर लेगा PbO और साथ में सल्फर जनरेट कर देगा SO2 के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या पूछा है यहाँ पे देखो आप, वाटर सोल्यूबल
कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल मेटल, मेटल ऑक्साइड आ रहा है बिल्कुल, तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी और डी ऑप्शन में से कोई हो सकता है, ए और सी डिस्कार्ड कर सकते हैं। क्यू के लिए चलते हैं, तो कैल्सिनेटेड कैलामाइन इज हीटेड विथ कार्बन। ठीक है, तो हम लोग का ये होता है कैल्सिनेटेड कैलामाइन होता है जिंक कार्बोनेट, जिसको अगर आप हीट करते हो कार्बन के साथ में, अगर मान लो पहले हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, और इसको जब कार्बन के साथ ट्रीट करोगे तो जिंक सेपरेट आउट हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे क्या है कि देखो आप, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल मेटल, यहाँ पे क्रूड मेटल आएगा, जो जिंक आता है क्रूड फॉर्म में आता है, 4 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, आर देखें, द पाउडर ऑफ अलुवियल सैंड इन वाटर ट्रीटेड विथ केसियन। अलुवियल सैंड में क्या होता है, इसमें Au प्रेजेंट होता है, Au+2 फॉर्म में जो भी है इसमें प्रेजेंट रहा है, जो केसियन के साथ अगर ट्रीट किया जाए, साइनाइड प्रोसेस बोला जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पास कराया जाता है, तो ये आपको जो है दे देगा इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके। ठीक है, CN2 में। अब इसको जब आप जिंक के साथ ट्रीट करते हो तो आपको प्योर गोल्ड मिल जाता है, यहाँ से गोल्ड या सिल्वर के लिए यूज किया जाता है साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा कि वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल इज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा फॉर द आर। यस की बात कर लें तो यस में दिया हुआ है कॉस्ट आयरन इज हीटेड विद द ब्लास्ट फर्नेस इन द लाइन विथ हेमेटाइट। ये तो सिंपल सा केस है कि आयरन का फॉर्मेशन होगा, ये Fe2O3 ये फॉर्म करेगा Fe रॉट आयरन, जो कि प्योर फॉर्म में आएगा, प्योर फॉर्म ऑफ कमर्शियल मेटल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2। तो 3, 4, 1, 2 कोई है ऑप्शन, 3, 4, 1, 2, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स आयरन का वाटर के साथ में, ठीक है, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिसका कलर है एज अ लाइट ग्रीन सोल्यूशन होगा। इसको इन्होंने साइनाइड एक्सेस अमाउंट में इसके साथ ट्रीट किया हुआ है, जो कि आपको अनदर कॉम्प्लेक्स जो कि येलो कलर है ये फॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया हुआ है देखो आप, नो पाई बॉन्ड। अब देखना ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है इस केस में। पी में क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि नो पाई बॉन्ड, किसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में तो होगा ना पाई बॉन्ड, CN के अंदर पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अभी ऐसा केस है कि इस केस में अगर आप देखो तो सिंपल सा केस है कि रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो P के केस में हम लोग का 1 हो सकता है। ठीक है, ये हमारा P ऑप्शन था, P के केस में हो जाएगा 1। ठीक है, बहुत कुछ सोचने वाली बात नहीं इसमें। देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाइयर एज कंपेयर टू FeSCN6 3-। तो SCN भी वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो SCN आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में आपका वाटर भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा और CN तो होगा ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ रिस्पेक्ट टू SCN। तो यहाँ पे आप Q की बात कर लो तो Q के केस में बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यानी कि 3 हो जाएगा। R की बात कर लेते हैं। ठीक है, R के केस में क्या दिया हुआ है, सिनर्जिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब इस तरीके से पाई बॉन्ड होगा। वाटर में तो नहीं है, इसमें है, तो केवल और केवल प्रोडक्ट है जो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग रखा हुआ है अपने पास में, प्रोडक्ट वाले केस में, यानी कि इस केस में R के केस में 2 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे आपका वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। तो इस केस में आप क्या देखोगे कि जो है, जो अगर कैलकुलेट किया जाए कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका आ जाएगा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 3d6 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन ही रह जाएगा। ठीक है, अब 3d6 इस वाले केस को कंसीडर करोगे आप, तो Eg ऑर्बिटल में 1 2 3, यहाँ पे 4 5 T2g और Eg 6 हो गए। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इन द केस ऑफ इसमें तो पेयरिंग हो जाएगा, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2g में जाएंगे। अच्छा, इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रह गए, 4 × 6, ये तो होगा n × n+2, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 24 √24। कोई है इसमें 35 मेंशन किया है, किसी में नहीं है, तो नीदर रिएक्टेंट नीदर प्रोडक्ट, यानी कि आपका अगर S की बात करें तो 4th करेक्ट हो जाएगा। तो 1 3 2 4 यानी कि ऑप्शन C विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी देखते चलते हैं, अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आप, तो पहला केस क्या दिया हुआ है, इन्होंने रिएक्शन कराया हुआ है
जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो फाइनली मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ पी के केस में, पी के केस में प्रोडक्ट बना लेते हैं हम लोग। इस तरीके से टेस्ट को भी इन्वॉल्व कर देते हैं कि जो नॉर्मली टेस्ट कराए जाते हैं लैब टेस्ट फॉर द मेटल, उसके साथ आजकल ये फेमस क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, कौन से मेटल के लिए कौन से, ये हो जाएगा। देन जो है क्यू कंसीडर करते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन लिया हुआ है जिसको SnACl के साथ ट्रीट किया हुआ है, तो ये कन्वर्ट होकर फॉर्म करेगा एनिलीन, और एनिलीन को इन्होंने ट्रीट किया हुआ है NaNO2 विथ HCl एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री से लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा डायोजनियम क्लोराइड, जिसको बीटा नेप्थॉल के साथ ट्रीट किया गया। तो यहाँ पे आपको ये डाई फॉर्मेशन करेगा, येलो ऑरेंज डाई का फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्म करेगा एक बार देख लो आप। तो यहाँ पे तो ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आप जो है ध्यान रखना कि इससे भी क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। तो यहाँ पे मैं पीएच रख लेता हूँ। तो येलो ऑरेंज डाई फॉर्म करता है, ठीक है, येलो ऑरेंज डाई। अच्छा, आर बात कर लेते हैं, पहले प्रोडक्ट ही बना देते हैं। एन ग्लूकोज को पता है कि एन ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो स्टार्च के केस में ग्लाइकोजन फॉर्म करके आएगा, तो ब्रांचिंग वाले केसेज होंगे। तो स्टार्च एन ग्लूकोज पता है पॉलीमराइजेशन अकर हो सकता है, ठीक है, तो नो दिक्कत। इसमें ध्यान रहे कि स्टार्च के अंदर क्या प्रेजेंट होगा। अमीनो एसिड को अगर हम लोग करें पॉलीमराइजेशन, तो आपको पता है कि यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करेगा, इस तरीके से जो है चेन बढ़ते जाता है पेप्टाइड लिंकेज के साथ, ठीक है। तब देखते हैं कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं। ये तो प्रोटीन बेसिकली बोला जाता है ना, जब हम लोग अमीनो एसिड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया यस। तो अब पहला देखो आप कि जो है प्रोडक्ट गिव मोलिस टेस्ट, ये तो नहीं देगा। प्रोडक्ट गिव वायलेट कलर विद द न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, ये भी नहीं देगा। फर्स्ट पी की मैं बात कर रहा हूँ। लाइसाइन टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट गिव ब्लू कलर सोल्यूशन विथ FeSO4 सोल्यूशन, ठीक है, ब्लू कलर सोल्यूशन दे सकता है। हाँ, नाइट्रोजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट के अंदर, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन नाइट्रोजन ही चाहिए। तो यहाँ पे की यानी कि मैं बात करूँ इस वाले केस की, मैं बात करूँ नाइट्रो वाले की, तो यहाँ पे आपको लाइसाइन टेस्ट मिल जाएगा यहाँ पे। तो पी के केस में जो है जो लाइसाइन FeSO4 के साथ ब्लू कलर सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि पी के केस में 3 हो जाएगा। क्यू की बात करें तो क्यू में ये प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज देयर। तो यहाँ पे जो है गिव मोलिस टेस्ट, ये तो गलत होगा। मोलिस टेस्ट हम लोग कराते हैं स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट से नहीं स्टार्च के लिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट कलर टेस्ट देगा, सही है, OH ग्रुप है तो ये भी दे देगा, तो 2 तो सही है। 3 लाइसाइन टेस्ट ऑफ गिव ब्लू कलर सोल्यूशन विथ FeSO4, बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ये वाला कंपाउंड कार्बन और नाइट्रोजन दोनों इसमें है। तो क्यू के केस में आपका हो जाएगा 2 और 3 दोनों, ठीक है। आर के केस में हम लोग को पता है स्टार जो कि मोलिस टेस्ट देता है, तो यानी कि 1 हो जाएगा। और एस की बात करें जो कि अमीनो एसिड से बना के प्रोटीन फॉर्म करेगा, प्रोटीन के लिए टेस्ट होता है ब्यूरेट टेस्ट, जो कि हम लोग का 4th ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ब्यूरेट के अलावा नीन हाइड्रीन टेस्ट भी कराया जा सकता है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो ब्यूरेट दिया हुआ है, तो 3, 1, 2, 3, 4 इसमें है, ये आपका दिया हुआ है सी में। 3 के साथ एस के में लाइसाइन टेस्ट भी देगा ना, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट है, तो इस केस में 3 और 4 दोनों पॉसिबल। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15? दैट विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। क्वेश्चन 1, इसमें क्या बोला है, 20 ml ऑफ Na2H2O3 सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन विथ 40 ml ऑफ 0.2 मोलर I2 सोल्यूशन। व्हाट वॉल्यूम ऑफ इन ml ऑफ 0.5 मोलर KMnO4 इज नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 30 ml ऑफ सेम स्टॉक सोल्यूशन ऑफ Na2H2O3 इन वीकली बेसिक मीडियम, ठीक है। तो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, अगर चाहो तो आप बैलेंस कर दो, अदरवाइज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। बैलेंस ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Na2H2O3 जो कि किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन के साथ में, और ये फॉर्म कर लेगा 2NaI along with Na2SO4O6। ये रिएक्शन कर लोगे तो आसान हो जाएगा, 2 मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइड बाई 2 जो कि स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ I2 डिवाइड बाई 1, यही तो आएगा ना। तो यहाँ पे मोलरिटी में मान लेता हूँ m इंटू कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 20 डिवाइड बाई n फैक्टर दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है बात? इज इक्वल टू मोलरिटी दे हैव मेंशन 0.2 फॉर I2 इंटू 40, यही तो होगा, डिवाइड बाई 1, यही तो आ रहा है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको दे देगा मोलरिटी इक्वल टू 0.8। किसका मोलरिटी दिया? Na2H2O3 का। अब आप Na2H2O3 का रिएक्शन करा दो KMnO4 के साथ, तो अगर बैलेंस कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
रेदर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए जाओ। यहाँ पे अगर चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, 3 मोल्स ये रिएक्ट होगा 8 और यहाँ पे MnO2 का फॉर्मेशन होगा। बस मुझे ये चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बात करते हैं इसमें, देखो आप Na2H2O3 का जो मोलारिटी है वो है 0.8 और वॉल्यूम कितना बोला गया कि 30 ml ऑफ सेम स्टफ, तो 30 ml लिया गया डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारा हो जाएगा 0.5, कितना वॉल्यूम चाहिए V में ले लेता हूं डिवाइड बाई 8। समझ में आता है? रिएक्शन बैलेंस होता है तो हमारे लिए ये जो कोफिशिएंट है ये मिल जाता है, अदरवाइज हम लोग को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से ये वाला फैक्टर यहाँ से मल्टीप्लाई करना रहता है, उसमें बस वही डिफरेंस है। ठीक है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ से अगर आपको निकल जा रहा है, इजिली निकाला जा सकता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। V क्या हो जाएगा यहाँ पे 128 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, 20 ml ऑफ 0.8 मोलर HA solution is neutralized by 0.2 मोलर NaOH solution at 25 डिग्री सेल्सियस। द pH ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन 8 इक्विवेलेंट पॉइंट। 8 इक्विवेलेंट पॉइंट पे वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना होगा कि इतना वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे देख लो HA रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ में, ठीक है, ये फॉर्म कर लेगा Na along with H2, Na along with H2O। यहाँ पे इन्होंने मिलीमोल्स जो लिया हुआ है, ये लिया हुआ है HA का 16 मिलीमोल्स हो जाएगा, 20 into 0.8 दैट इज इक्वल टू 16 मिलीमोल्स। इसको इन्होंने रिएक्ट कराया NaOH के साथ में, जिसका मोलर कितना है, मोलरिटी 0.2 है, तो वॉल्यूम कितना चाहिए होगा 80 ml, तभी तो ये 16 होगा, इक्विवेलेंट पॉइंट तो तभी आएगा। तो टोटल वॉल्यूम अगर कंसीडर किया जाए तो 100 हो गया है। अब देखो ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस Na प्लस, ठीक है, एट इक्विवेलेंट पॉइंट पे केवल और केवल सॉल्ट बचेगा ये। अब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 मिलीमोल्स ही तो फॉर्म करेगा, 16 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 100 ml। मिलीमोल्स कैंसिल हो जाएगा, 0.16 कंसंट्रेशन हो जाएगा A माइनस का। अब सिंपल सा रिलेशन जा सकते हो, तो pH इक्वल टू pK 7 प्लस 1/2 pK प्लस log C, ठीक है, pK प्लस log C। यहाँ पे pK A माइनस का कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 7 प्लस 1/2 8 प्लस log C की जगह आप C की जगह 0.16 रख देना। इसको कैलकुलेट करोगे, इन्होंने वैल्यू दे रखा है log 2 का, तो उसको आप यूज कर सकते हो। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आएगा 9.6। समझ में आ गया ना ये केस क्या कर रहे हैं हम लोग। ओवरऑल चूंकि न्यूट्रलाइज हो गया तो ऑब्वियस सा केस है, सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगा दो, आसान हो जाएगा आपके लिए। pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pK प्लस log C, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है। क्या मेंशन किया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज दिस मच रिस्पेक्टिवली इफ इंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन पर मोल ऑफ पॉलीइथाइलिन इज दिस मच देन द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n, कितना होगा जो पॉलीमराइजेशन अकर हुआ है। तो आप क्लियरली देख लो इसमें क्या हो रहा है कि एक जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो पाई बॉन्ड का एनर्जी कितना होगा, पाई बॉन्ड की बात करो तो कितना एनर्जी होगा। तो अब ये से कैसे पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कितना चाहिए होगा केवल पाई बॉन्ड को, तो 540 किलो जूल डबल बॉन्ड के लिए दिया हुआ है और सिंगल बॉन्ड के लिए 330। मैं माइनस कर दूं तो 210, ये इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कितना, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और कितने पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करें, 330। तो अब ये केस है कि 330 अगर मैं कंसीडर करूं कि 330 बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज हुई और ये 210 पर पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हुआ, तो अब ये केस है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी रिलीज होगा पर जो पॉलीमराइजेशन पर यूनिट के लिए। तो यहाँ पे n यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। n यूनिट के लिए ये जो एनर्जी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इन्होंने 6000 जूल। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 120 n और यहाँ पे 6000 n की वैल्यू अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा n इक्वल टू 50। n इक्वल टू 50 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड इज 112 और 18.7। तो यहाँ पे दो फॉर्म है जिसमें कि हम लोग देखते हैं, एक जो है अल्फा डी ग्लूकोज है और एक बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज का 112 होता है, बीटा डी ग्लूकोज का 18.7 होता है। लेकिन जब ये आपस में इक्विलिब्रियम में जा सकते हैं क्योंकि म्यूटा रोटेशन पॉसिबल है। जो कार्बन हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो कार्बन है
ये वाला हेमी एसिटल कार्बन है, जिसकी वजह से यहाँ पे म्यूटा रोटेशन पॉसिबल होता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, अल्फा बीटा में जा सकता है, बीटा अल्फा में आ सकता है। तो ऑन स्टैंडिंग द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ aqueous solution of first really decrease to the given final solution 52.7। ये बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए होंगे। यहाँ पे अगर मान लो कि ये मिक्स किया गया तो इसका अमाउंट मैंने x ले लिया, इसका अमाउंट मैंने 18.7 इंटू 1 - x कंसिडर कर लिया, मिक्सर के अंदर प्रेजेंट है। इसका नेट रोटेशन आ रहा है 52.7। इसको आप ट्राई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को बेसिकली 1/x चाहिए होगा, 1 - x इसको आप कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज सेकेंड। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, इसको x ले लो, टेक दिस वन एज x, इसको 1 - x ले लो। अब इसको x को सॉल्व कर लो, बिकॉज सेकेंड बाई थर्ड चाहिए होगा ना। तो मैं क्या करूंगा, तो हम लोग चाहिए होगा x/1 - x, ये चाहिए, ठीक है, जो कि आपको वैल्यू देगा 1.75 के आसपास में, जो कि इन्होंने गलत दिया हुआ 9.75 दिया, गलत है वो। 1.75 विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के केस में क्या है कि ये कंपाउंड दिया गया है, वेल फेमस एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट विल रिएक्ट विद दिस कंपाउंड। देखो क्या बोला जाता है कि जो एसिड डेरिवेटिव है वो 2 कंज्यूम करेंगे, 2 ग्रिग्नाट रिएजेंट को खाएंगे, किसके लिए, तो एक सब्स्टिट्यूशन के लिए और एक एडिशन के लिए। एक जाकर इस ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा देगा, एक जाकर एडिशन होगा। तो 2 यहां से कंज्यूम होंगे, 2 इसके एडिशन के लिए जाएंगे, 2 इस, सॉरी, एक एडिशन यहां पे जाएगा क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, एसिड डेरिवेटिव तो है नहीं, तो 1 1 यहाँ पे ये 2 चला गया, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज 2 कार्बोनिल ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्ग -m ग्रुप दिखा सकते हैं, जब ये कार्बोनाइल फॉर्म करेगा उसको स्टेबलाइज करेंगे, तो 1 मोल यहाँ से कंज्यूम हो जाएगा, जो कि CH4 का फॉर्मेशन कर देगा अगर इसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, देख लो कि बोला गया कि द वैल्यू ऑफ x कितने रिएक्ट हुए, 1 2 3 4 और ये 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के केस में 5 विल बी करेक्ट आंसर, 5 के साथ जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये भी पेपर ठीक था, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली फर्स्ट वाले से डिफिकल्ट हल्का सा किया हुआ है, बट कैलकुलेशन लेस है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 2 में कैलकुलेशन है, बट एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन लेस है। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर अच्छा है, राइट। तो उसको आप जो है दोबारा सॉल्व करो जहाँ पे भी आपने मिस्टेक किया हुआ है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है हम लोग के लिए। जितना ज़्यादा आप जो है आपका स्ट्रॉन्ग जो है उससे फोकस करके आप जो है पेपर सॉल्व करते हो, निगेटिव मार्क्स को कम करते हो, उतना ही आपके लिए जो एडवांस पेपर होगा उसमें बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में, और जो भी डाउट रहे वो आप जो है कन्वे कर सकते हो थ्रू मैसेज। अगर इसमें भी अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो अगर जो है कुछ भी मैसेज के थ्रू आप मुझे भेज सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट जो है पेपर के साथ में। थैंक यू।